हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 मृदा। मृदा क्या होती है इसके बारे में जानेंगे इस पाठ के माध्यम से। और मृदा हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ये सब भी हम इस पाठ में जानने की कोशिश करेंगे। और कितनी प्रकार की मृदा होती है और मृदा हमारे लिए कितनी उपयोगी है, हमारी किस प्रकार सहायता करती है। ठीक है, ये सब इस पाठ के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। देखो, मृदा पृथ्वी पर जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए मृदा। और आप देखोगे कि जैसे विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की आपको मृदा देखने को मिलेगी। देखो, जैसे जो पर्वतीय स्थान है वहाँ की मृदा कुछ अलग होगी। ठीक है, अब जो क्या कहते हैं रेगिस्तान में, आपको जब आप कभी गए हो रेगिस्तान की ओर तो आप देखोगे वहाँ की मृदा कुछ आपको अलग दिखाई देगी। और जैसे जो हम जहाँ पे रहते हैं उसके आसपास आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ अलग तरह की मृदा दिखाई देगी, है ना। ऐसे ही जब आप समुद्री क्षेत्रों के ओर जाओगे तो वहाँ पे कुछ अलग आपको मृदा देखने को मिलेगी। तो बहुत प्रकार की मृदा होती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की होती है मृदा। और ये हमारे लिए किस लिए उपयोगी होती है? देखो, अगर मृदा नहीं होगी तो हमारे को भोजन कैसे मिलेगा? सब कुछ धरती माँ ही से ही तो हमें मिलता है, जैसे गेहूँ, धान, ये तो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है ना। जैसे जितनी भी खेती होती है वो अगर मृदा ही नहीं होगी तो हमें भोजन कैसे प्राप्त होगा, है ना। अब देखो, जो चिकनी मिट्टी होती है वो क्या सहायता करती है हमारी। जो चिकनी मिट्टी होती है उससे हम आसानी से मूर्तियाँ बना सकते हैं, बर्तन इत्यादि में सहायता करती है। ठीक है, अनेक प्रकार की मिट्टी मृदा होती है, जैसे कि लाल मिट्टी, काली मिट्टी, है ना। और भी आपको इसमें पढ़ते हैं। अब और क्या बता रहे हैं इसके अंदर, जैसे देखो, मृदा क्या है? मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में एक है। क्या है? एक। ठीक है, ये पदार्थों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखकर तथा उन्हें जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करती है। जब हम कोई भी बीज बोते हैं तो किसके अंदर बोते हैं? मृदा के अंदर, मिट्टी के अंदर, है ना। फिर क्या होता है? उसकी जड़ें उत्पन्न होती है, फिर वो कस के वो मिट्टी उन जड़ों को पकड़ लेती है ना, तभी तो वो पौधा बड़ा होता है। फिर हमें क्या मिलता है? भोजन, फूल इत्यादि, है ना। फिर वो हमारा पेड़ बन जाता है। ऐसे धीरे धीरे करके अनेक प्रकार के पेड़ पौधे आपने पढ़े थे पीछे भी चैप्टर में, ऐसे ही होता है और होता आया है। और क्या कहते हैं, ये हमारे लिए अति आवश्यक है। जब हम जल देते हैं तो ये तो नहीं है कि वो मिट्टी जल सोख ले और हमारे पौधे को जड़ों को छोड़ दे, ऐसा नहीं होता ना। और बल्कि जितनी हम उसकी देखभाल करेंगे उतना हमारा जो पौधा है वो अच्छा हरा भरा दिखाई देता है। यह अनेक जीवों का वास है। यहाँ पे क्या कहते हैं, अनेक जीवों का भी वास है। आपने देखा होगा धरती में चींटियाँ, सांप, खरगोश, है ना। ये सब क्या है, जो जानवर हैं ये क्या बनाते हैं? अपना आश्रय बनाते हैं। तो ये कई जीवों के लिए आवास भी है। कृषि के लिए मृदा अनिवार्य है। कृषि के लिए तो अति आवश्यक है। कृषि हम सभी को भोजन, कपड़ा और आश्रय प्रदान करती है। ठीक है, मिट्टी नहीं होगी तो हमें फसलें नहीं होंगी तो हमें भोजन कैसे मिलेगा, और क्या कहते हैं हमें कपड़ा कैसे मिलेगा। कपास भी जो रुई है, रुई से और इन सब चीज से ही तो कपड़ा बनता है ना, सूती। तो वो ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, है ना। और मिट्टी क्या कहते हैं, हमारे लिए भी आश्चर्य।
मिट्टी से ही तो क्या कहते हैं भवन इत्यादि तैयार होते हैं, है ना। अतः मृदा हमारे जीवन का अभिन्न भाग है। पहली वर्षा के बाद मृदा की सौंधी गंध सदैव ताजगी भर देती है। अब अचानक से बारिश आ जाए और आपको मिट्टी की खुशबू कितनी प्यारी लगती है ना। अब देखो 9.1 में क्या कह रहा है, मृदा जीवन से भरपूर है। वर्षा ऋतु में एक दिन पहेली और बूझों ने मृदा में से एक केचुए को बाहर आते देखा। क्या देखा? एक केचुए को। पहेली ने सोचा कि क्या मृदा के अंदर और भी जीव रहते हैं। पहेली ने सोचा कि और भी जीव रहते, अवश्य ही रहते हैं। आइए हम पता लगाते हैं। वो पता लगा रहे हैं, ठीक है। देखो, इसके लिए आप हैंड लेंस, आवर्धक लेंस का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने क्या करा, एक लेंस लिया, प्रत्येक नमूने को ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर अपने प्रेक्षणों को सारांश 9.1 में आपको लिखना है। क्रियाकलाप बनाए इन्होंने। विभिन्न स्थानों से मृदा से कुछ नमूने एकत्रित कीजिए और उन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। उन्होंने कहा है विभिन्न स्थानों से आपको मृदा को लाना है और फिर उनको चेक करना है क्या दिखाई देता है आपको लेंस के थ्रू उसके अंदर। आपने परीक्षण के बारे में अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। अपने मित्रों को भी बताना है इसके बारे में और उनकी सहायता भी करनी। क्या आपके मित्र द्वारा एकत्रित किए गए नमूने आपके द्वारा एकत्रित किए गए नमूने जैसे ही हैं? जैसा आपका फ्रेंड लेके आया है मिट्टी, वैसी ही आपकी दिखाई देती है? नहीं, अलग अलग मिट्टी होती है, अनेक प्रकार की मिट्टी होती है, ठीक है, सेम नहीं होगी। बूझो और पहेली ने अनेक प्रकार की मृदा का उपयोग किया। दोनों ने क्या करा, अनेक प्रकार की मृदा का प्रयोग किया। इसके अंदर क्या है आगे, अब क्या करेंगे वो, उन्हें उसमें खेलना पसंद है। मृदा में बच्चों को खेलना बहुत पसंद होता है। यह वाक्य बहुत मनोरंजक है। मृदा के उपयोगी एक सूची बनाई। देखो, मृदा के नमूने एकत्रित करते बच्चे थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेके आ रहे हैं। सारणी तैयार करी। मृदा का स्रोत क्या होता है? पादप, जंतु, कोई अन्य परीक्षण। बगीचे की मृदा में क्या होगी? घास होगी, छोटे छोटे पौधे होंगे। जंतु कौन से रहते होंगे? चींटी, क्या कहते हैं, और क्या रहता होगा बताइए? चींटी, कछुआ, है ना, और क्या रहते होंगे बताओ? मेंढक इत्यादि। ये सब आपको जंतु देखने को मिलेंगे। कोई अन्य परीक्षण हो तो आप लिखिएगा इसमें। अब देखो, जो सड़क किनारे की मृदा होगी तो उसके अंदर क्या होगा? झाड़ियाँ, पेड़, बड़े बड़े वृक्ष, है ना। और वहाँ पे कैसे जंतु होंगे? थोड़े बड़े जंतु भी आपको मिल सकते हैं, जैसे सर्प इत्यादि, है ना। ऐसे स्थानों की मृदा जहाँ निर्माण कार्य हो रहा, जहाँ पे निर्माण कार्य हो रहा वहाँ की लेके आना। वहाँ पे क्या मिलेगा? चींटी, ठीक है, जो छोटे छोटे चूहे होंगे वो होंगे उसके अंदर। इस तरह से आपको बहुत जानकारी मिलेगी कि आपने क्या क्या देखा। इकट्ठी कीजिएगा, करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। और आपको पता भी चलेगा कि हमारी मृदा के अंदर कितने सारे जीव जंतु रहते हैं। अब देखो, मैं जानना चाहती हूँ कि सड़क के किनारे और बगीचे के एकत्रित किए गए नमूने में मुझे प्लास्टिक की वस्तुएं और पॉलीथीन की थैलियों के कुछ टुकड़े क्यों मिले थे? क्यों मिले थे? हम ऐसे ही फेंक देते हैं, वो उड़ के चले जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, उनके ऊपर हम पानी वगैरह देते हैं, बारिश वगैरह होती है तो वो उसी मिट्टी में दब जाते हैं, जो कि हानिकारक होते हैं बहुत, ठीक है। पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक मृदा को प्रदूषित करते हैं, ठीक है। ये मृदा में रहने वाले जीवों को भी हानि पहुंचाते हैं। जो उसके अंदर जीव जंतु रहते हैं उन्हें भी ये हानि पहुंचाते हैं। इसीलिए पॉलीथीन की थैलियों और प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है। हम कहते हैं ना, हमें कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए और थैलियाँ हमें इधर उधर नहीं डालनी चाहिए अगर हम इस्तेमाल भी करते हैं सामान वगैरह लाने में। अन्यथा हमें क्या करना चाहिए, थैलियों की जगह हमें अपने घर से ही कपड़े का
एक थैला लेके जाना चाहिए। ऐसे ही पहले करते थे, अब बहुत कम लोग करते हैं। थैला उठाने में बच्चों को थोड़ी शर्मिंदगी सी महसूस होती है, इसीलिए क्या करते हैं, सोचते हैं कि भैया ही हमें पैक करके दे देंगे सामान। अब देखो, अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, रसायन तथा कीटनाशी मृदा को प्रदूषित करते हैं। ऐसे अपशिष्ट पदार्थों और रसायनों को मृदा में निर्मुक्त करने से पहले उन्हें उपचारित किया जाना चाहिए। कीटनाशी का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। हमें सबसे पहले उन्हें रसायन के थ्रू उन्हें नष्ट करना चाहिए, फिर हमें उसको मिट्टी में मिलाना चाहिए। अब देखो, मैंने हाट बाजार में मिट्टी के बने हुए बर्तन व खिलौने को देखा है। आपने देखा होगा, हाँ, मिट्टी से बहुत सारे बर्तन बनते हैं, जैसे चाय के कप, मग, खिलौने, मूर्तियाँ, ये सब किससे बनते हैं? मिट्टी से बनते हैं। और आपने अवश्य ही देखा होगा अपने आसपास के छोटे छोटे जो बाजार होते हैं उनमें। आप देखो 9.2 क्या कह रहा है, मृदा परिच्छेदित प्रोफाइल। ठीक है, मृदा अनेक परतों की बनी होती है, अनेक लेयर्स होती है मृदा के अंदर। आप खोदोगे, ऊपर आपको ब्राउन ब्राउन दिखाई देगी, थोड़ा नीचे जाओगे तो उसमें थोड़े कंकर होंगे, थोड़ा नीचे जाओगे तो ऐसे आपको थोड़ी थोड़ी चिकनी मिट्टी आने लग जाएगी। इसी प्रकार अनेक परतें होती हैं। ये जानने के लिए कि ये परतें किस प्रकार व्यवस्थित रहती हैं, आप निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। ये कैसे सेटल रहती है, नीचे आप देखोगे पानी भी होता है मिट्टी के नीचे, तो ये कैसे रहती हैं आपको इस एक्टिविटी के द्वारा ये बता रहे हैं। देखो क्रियाकलाप 9.2 में क्या है, थोड़ी सी मृदा लीजिए। आपको क्या करना है, थोड़ी सी मृदा लेनी है। ढेलों को अपने हाथ से तोड़कर उनका चूरन बना ले। उनके जो ढेले हैं उसका क्या करना है, आपको चूरन बना लेना। अब 3/4 जल से भरा कांच का एक गिलास लीजिए और उसमें मुट्ठी, आपको क्या करना है, उसके अंदर मुट्ठी भर मृदा मिला दीजिए। एक गिलास लेना है, उसके अंदर मुट्ठी भर मृदा को आपको क्या करना है, मिला देना। इसे किसी छड़ से अच्छी तरह हिलाइए। आपको इसको क्या करना है, अच्छी तरह हिलाना है, जिससे मृदा पानी में मिल जाए, अच्छी तरह मिट्टी पानी में मिल जाए। अब इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही रखा रहने दीजिए, जैसा कि आपको 9.2 में दिखाई दे रहा है चित्र में, मृदा की परतें। ओके, अब देखो कुछ समय के बाद गिलास के पानी को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने आपको। हाँ देखो, क्या आपको कांच के गिलास में विभिन्न माप साइज के कणों की परतें दिखाई देती हैं? इन परतों को दर्शाते हुए एक चित्र बनाएं। आपको ये परतें दिखाई दे रही हैं? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रही है। ठीक है, जो बजरी है वो नीचे बैठ गई, जो बालू है वो बीच में रह गई, जो मृतिका है वो ऊपर ऊपर रह गई, जल ऊपर की ओर। ठीक है, और जो उसके अंदर और पत्तियां, सूखी पत्तियां, डंडियां थी वो बिल्कुल ऊपर ऊपर तैर रही हैं। ऐसा ही आपको भी चित्र बनाना है। क्या जल में कुछ मृत अथवा सड़ी गली पत्तियों के टुकड़े अथवा जंतु अवशेष तैरते दिखाई दे रहे हैं? हाँ दे रहे हैं, सूखी पत्तियां, और इसमें हो सकता है छोटी चींटियां भी हो, अवश्य दिखाई देंगी वो तो। मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ह्यूमस। आप शायद जानते होंगे कि पवन, जल और जलवायु की क्रिया से शैल चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। क्या कहलाता है? अपक्षय। किसी मृदा की प्रकृति उन शैलों पर निर्भर करती है जिनसे इसका निर्माण हुआ है, और यह उन वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्भर करती है जो इसमें उगते हैं। किस पर निर्भर करती है? जो इसके अंदर उगते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे, मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वकाट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। क्या कहलाती है? मृदा परिच्छेदिका। प्रत्येक परस्पर गठन, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। जो
ये मृदा की प्रत्येक परतें हैं, ये भिन्न होती हैं रंग में भी, रूप में भी, और इनकी जो आप इनको हाथ लगा के देखेंगे तो जो आपको मिट्टी का अनुभव होगा वो भी बिल्कुल अलग अलग आपको होगा। ओके, अब देखो यह परतें संतर स्थितियां कहलाती है, जैसा कि आपको चित्र 9.3 में दिखाया है। ए क्या है? संतर स्थिति, बी संतर स्थिति, सी संतर, और ये लास्ट में क्या दिखा रखा है? आधार शेल। चित्र जो 9.3 है, मृदा परिच्छेदिका। हम सामान्यतः मृदा की सबसे ऊपरी शीर्ष परत को देखते हैं। सबसे पहले हम तो सिर्फ ऊपर वाली परत को देखते हैं, उसके नीचे वाली परतें को हम नहीं देख सकते। अगर हम खोदेंगे तभी देख पाएंगे उसको। यदि हम हाल ही में खोदी गई खाई के पश्वर भाग को देखें, अगर हम एक खाई खोद के देखते हैं तो उसके जो नीचे भाग को देखते हैं तो हम क्या देखेंगे? तो हमें मृदा की भीतरी परतों भी दिखाई देती हैं। तो क्या होगा? हमें अंदर की जो परतें हैं वो भी दिखाई देंगी। ऐसी स्थिति में हम उस स्थान के मृदा परिच्छेदिका का परीक्षण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमें पता चल सकता है कि हम जो ऊपर वाली परत देख रहे हैं वो कितनी गहराई तक है, उसके नीचे वाली कितनी गहराई तक है, कंकर वाली कितनी गहराई तक है। ओके, मृदा परिच्छेदिका को कुएं की खुदाई करते समय अथवा किसी इमारत की नींव खोदते समय भी देखा जा सकता है। अगर आपके आसपास कोई नींव, कोई नया भवन, इमारत बन रही हो तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं इसको कि कैसे दिखाई देती है। वो अंकल वगैरह जब बिल्डिंग वगैरह बना रहे होंगे तो नींव अवश्य खोदेंगे। नींव खोदेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी परतें हैं, या कहीं कुएं वगैरह की खुदाई चल रही हो तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। इसे पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे अथवा नदियों के खड़े के किनारे पर भी देखा जा सकता है। आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। सभी जगह तो धरती पर मृदा है ना। और सबसे ऊपर वाली संतर स्थिति सामान्यतः गहरे रंग की होती है। जो सबसे ऊपर वाली है वो कैसी दिखाई देती है? गहरे रंग की, क्योंकि ये ह्यूमस और खनिजों से समृद्ध होती है। ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाता है और पादपों को पोषण प्रदान करता है। क्या करता है? पादपों को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। यह परत सामान्यतः मृदा संदर्भ और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। सबसे ज़्यादा जो अधिक जल है वो यही ऊपर वाली जो लेयर है वो सोखती है। ओके, इसे शीर्ष मृदा अथवा संतर स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? शीर्ष मृदा। शीर्ष मृदा कृमियों, कंक्रीट, छुछुंदरों और मृंगों जैसी अनेक जीवों का आवास आश्रय प्रदान करती है। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही रहती हैं। जो आपके आसपास छोटे पेड़ पौधे हैं उनकी जो जड़ें हैं वो शीर्ष मृदा में ही रहती हैं। ओके, शीर्ष मृदा से नीचे की परत में ह्यूमस कम हो जाती है। जो नीचे वाली परत है उसमें ह्यूमस कम हो जाती है, लेकिन खनिज अधिक होती है। उसमें खनिज क्या होती है? अधिक होती है। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक संघ घनी होती है। ये थोड़ी सी कठोर होती है। और बी संतह स्थिति मध्य परत कहलाती है। क्या कहते हैं हम इसको? मध्य परत। अब देखो तीसरी जो परत है सी संतरे स्थिति कहलाती है, जो दरारों और विरोधयुक्त शैलों के छोटे ढेलों की बनी होती है। क्या होती है? छोटे छोटे ढेलों की बनी होती है। इस परत के नीचे आधार शेल होते हैं जो कठोर होता है। क्या होता है ये? कठोर। और इसे फफड़े से खोदना कठिन होता है। हाँ, इसे थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जब इस तक पहुंचते हैं हम खोदते खोदते। आगे पढ़ेंगे 9.3 क्या कह रहा है हमें? मृदा के प्रकार। कितने प्रकार की होती है इसके अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं शैलों के अपक्ष में विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। इनमें बालू और चिकनी मिट्टी सम्मिलित होती है। क्या होती है? बालू भी मिट्टी होती है और चिकनी मिट्टी भी होती है।
इनमें बालू और चिकनी मिट्टी सम्मिलित होने के कारण किसी मृदा में बालू चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मूल छैला पर निर्भर करता है जिससे उसके कण बने हैं। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? जिससे उसके कण बने हैं। शैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। जो शैल कण है और जो ह्यूमस का मिश्रण है वो क्या कहलाता है? मृदा। जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, पादप, मूल और केंचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। ये भी मृदा के महत्वपूर्ण क्या है? अंग होते हैं। मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न अमाप के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यदि मृदा में बड़े कण का अनुपात अधिक होता है तो वह भुलाई मृदा कहलाती है। अगर मृदा उसका साइज बड़ा है तो क्या कहते हैं? भुलाई मृदा। और यदि बारीक सूक्ष्म कण का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है, बारीक कण होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम? यह मृण्मय मृदा कहलाती है। यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है तो यह धूम मिट्टी मृदा कहलाती है। कैसी? अगर दोनों ही कण क्या है? समान है तो क्या कहते हैं? धूम मिट्टी। अतः मृदा का वर्गीकरण बुलाई, धूमटी और मृण्मय के रूप में किया जा सकता है। ओके, मृदा में कणों के अमाप का उसके गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। ओके, और बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। जो बालू मिट्टी होती है उसके जो कण होते हैं वो अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते। जो बालू मिट्टी होती है वो हम उससे क्या कहते हैं? कुछ खिलौने वगैरह नहीं बना सकते। उसके जो कण हैं वो बहुत बड़े होते हैं और वो आपस में अच्छी तरह जुड़ भी नहीं पाते। इनके बीच में काफ़ी रिक्त स्थान होते हैं। ये स्थान वायु से भरे रहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बालू सुवातित होती है। बालू के कणों के बीच के स्थानों में से जल की निकासी तेजी से हो जाती है। अगर हम इनको जल भी डालते हैं तो इसकी जो निकासी है वो आसानी से हो जाती है। तभी आपने देखा होगा जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ पे इतने ज़्यादा पेड़ पौधे आपको दिखाई नहीं देंगे। कुछ कुछ पेड़ पौधे दिखाई देंगे जैसे कैक्टस वगैरह, इसी प्रकार के आपको पौधे दिखाई देंगे, है ना। और क्या होते हैं हमें अतः बुलाई मृदा हल्की, सुवाहित और शुष्क होती है। मृत्तिका जो चिकनी मिट्टी होती है उसके कण सूक्ष्म, बड़े छोटे होते हैं होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं। ये हमेशा आपस में जुड़े रहते हैं। उनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। बुलाई मृदा के विपरीत इनके कणों के बीच के सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है। इनके जो कण है उसमें आसानी से जो जल है वो रुक जाता है। अतः चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है। जो चिकनी मिट्टी होती है उसके अंदर वायु क्या होती है? कम होती है। लेकिन ये भारी होती है। ये क्या होती है? भारी। जो बालू मिट्टी है वो हल्की दिखाई देती है क्योंकि इसमें बालुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल रहता है। ये अधिक जल को सोखती है तो इसीलिए क्या होती है? ये भारी। और जो बालू मिट्टी होती है वो इतना जल को नहीं सोखती, इसीलिए वो कैसी होती है? हल्की होती है। अब देखो, पदपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट है। हमें जो भी आपको पेड़ पौधे इत्यादि उगाने हैं उसमें कौन सी आपको मिट्टी सबसे सही है? शीर्ष मृदा। दोमटी मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार के मृदा कणों का मिश्रण होती है। गाद नाली तलों के निक्षेप के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में पाई जाती है? निक्षेप के। गाद कणों का अमाप साइज बालू और चिकनी मिट्टी के अमापों के बीच का होता है। कैसा होता है? इनके बीच का। दोमटी मृदा में भी ह्यूमस होता है। जो दोमटी मृदा होती है उसके अंदर भी ह्यूमस होता है। इस प्रकार की मृदा में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण क्षमता होती है।
ऐसे ही हम कहते हैं ना, जब अधिक वर्षा हो जाती है मिट्टी भी पानी नहीं सोखती एक टाइम तक। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमने गिलास लिया, उसके अंदर हमने 1 चम्मच नमक डाला, वो आसानी से घोल लेगा। 2 चम्मच डाला, घोल लेगा। अगर हम उसी गिलास में 50 चम्मच नमक को डाल दें तो वो घोल नहीं पाएगा, वो नमक आपको दिखाई देगा। ऐसे ही मिट्टी के साथ होता है। कई बार एक दिन वर्षा हुई, हमें भी अच्छा लगता है, मिट्टी भी सारा पानी सोख लेती है। दूसरे दिन वर्षा हुई, फिर क्या होता है, मिट्टी पानी चलो सोख लिया उसने थोड़ा सा। अगर 3-4 दिन लगातार ही वर्षा होती रहे तो मिट्टी भी पानी सोखना बंद कर देती है ना। तो क्या हो जाती है, हुमस हो जाती है। हम बोलते हैं ना, क्यों होती है वो, क्या कहते हैं, वो जो पानी होता है वो सड़ना शुरू हो जाता है, उस मिट्टी नहीं सोख पाती, तो वो क्या ले लेता है, ह्यूमस। तो यही बता रहा है कि उसके अंदर ये जो शीर्ष मृदा होती है उसमें ह्यूमस की भी मात्रा अधिक होती है ना। जो धूमिटी मृदा में भी ह्यूमस होती है। तो ऐसे ही होता है। और देखो आगे जो क्रियाकलाप 9.3 है, मृण्मय, धूमटी और बुलाई मृदा के नमूने एकत्रित कीजिए। आप इन सब के नमूने एकत्रित करने हैं। किसी एक नमूने में से मुट्ठी भर मृदा लीजिए। किसी भी एक में से आपको मुट्ठी भर मृदा लेनी है। इसमें से कंकर, पत्थर, घास के तिनकों आदि को निकाल लीजिए। इसमें से आपको क्या करना है, इसके अंदर घास के जो तिनके हैं, कंकर है, इसको आपने निकाल देना। अब इसमें बूंद बूंद करके जल डालिए, इससे गूंथ लीजिए। ओके, जैसा कि आपको चित्र 9.4 में दिखाई दे रहा है। केवल इतना जल डालें कि इससे मृदा का गोला बनाया जा सके। आपको इतना ही डालना है। देखो ए में दिखाई दे रहा है, पानी डाला और फिर बी में और सी में गोला तैयार कर लिया है। डी और ई में अलग अलग शेप बना के दिखाई है। मृदा के कार्य करना ऐसे करती है। अब देखो जिस चित्र 9.4 बी में दिखाया, लेकिन ध्यान रहे कि यह चिपचिपा नहीं होना चाहिए, चिपचिपा नहीं होना चाहिए। मृदा से गोला बनाने का चित्र 9.4 में आपको सी में प्रयास करें। पहले गोला बनाएं किसी समतल सतह पर, इस गोले को एक बेलन के रूप से में बेल लें। अब देखो जैसा डी में दिखाई दे रहा है, चित्र 9.4 डी में एक बेलन का आकार दे दिया। इस बेलन से छल्ला बनाने का प्रयास कीजिए। अब इस बेलन से क्या करना है, आपको छल्ला बनाना है, जैसे चित्र 9.4 ई में बनाए। इस क्रियाकलाप को मृदा के अन्य नमूनों के साथ दोहराइए। आप और भी कोई शेप बना सकते हैं। ओके, कोई मृदा किसी प्रकार की है, क्या इसका निर्माण इस आधार पर किया जा सकता है कि उससे मनचाही आकृति बनाना कितना सुविधाजनक है। बिल्कुल उसी के आधार पर होगा। अगर आप क्या कहते हैं बालू मिट्टी लेंगे तो उसके थोड़ी आपको खिलौने वगैरह मिलते हैं बाजारों में, कप इत्यादि तैयार होते हैं। हाँ, किससे करते हैं, जो घड़े बनाने वाले होते हैं, कुम्हार वगैरह, वो भी क्या लेते हैं, चिकनी मिट्टी। मूर्तिकार भी क्या लेते हैं, वो सफ़ेद दूसरी मिट्टी लेते हैं जो सख्त होती है ना। तो अगर हमें अच्छी मृदा मिलेगी तभी तो हम अच्छा कुछ बना सकेंगे, है ना। मैं जानना चाहता हूँ मटका और सुराही बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का उपयोग, मृदा का उपयोग किया जाना चाहिए। किस प्रकार का कराना चाहिए हमको, चिकनी मिट्टी का, जैसा कि कुम्हार करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि किस प्रकार की मृदा बर्तन, खिलौने और मूर्ति आदि बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। चिकनी मिट्टी, आप बता सकते हैं ना। अब देखो 9.4 क्या कह रहा है, मृदा के गुण। आपने मृदा के कुछ उपयोगों की सूची बनाई है। आइए अब हम मृदा के गुणों को जानने के लिए कुछ क्रियाकलाप करें। अब मृदा के गुण जानना चाहते हैं, उसके लिए क्रियाकलाप कर रहे हैं और पढ़ते हैं हम। मृदा में जल अंतर संवर्धन दर। ओके, पहला पढ़ेंगे। बूझो और पहेली ने 50 सेंटीमीटर गुना 50 सेंटीमीटर माप के 2 वर्ग अंकित किए। 2 वर्ग लिए 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर के, जिनमें से एक उनके घर के फर्श पर और दूसरा कच्ची सड़क पर बना था। एक कहाँ था, उनके घर में, और दूसरा कच्ची सड़क में।
ठीक है। अब उन्होंने 2 समान माप की बोतलों को पानी से भर लिया। 2 जो समान माप की बोतलें थी उनको पानी से भर लिया। उन्होंने एक ही समय पर दोनों वर्ग स्थानों पर एक एक बोतल पानी डाल दी। अब क्या करा उन्होंने, उसके अंदर भी वही 1 बोतल पानी की डाला है, और जो उन्होंने सड़क किनारे करा था कच्ची सड़क पर, वहाँ पे भी एक पानी की बोतल डाला है। आप देखते हैं, उन्होंने देखा कि फर्श पर गिरा पानी वर्ग की सीमा के बाहर बह गया। जो फर्श पर डाला था वो तो बाहर ही आएगा और अवशोषित नहीं हो पाया, जबकि कच्ची सड़क पर डाला हुआ पानी अवशोषित हो गया। जो उन्होंने कच्ची सड़क पर डाला था वो क्या हो गया, अवशोषित हो गया। बूझों का आश्चर्य है कि दोनों वर्गों में पानी का अवशोषण में अंतर क्यों था। वो खुली जमीन थी, तो वो जो पानी था इधर उधर आसानी से, क्योंकि मिट्टी में भी तो कण होते हैं, अभी ऊपर पढ़ा था हमने, तो वो उन सब कणों में चला गया आसानी से। और जो उन्होंने घर के आसपास डाला था वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे इतना क्या कहते हैं, उनको स्पेस नहीं मिला, इसीलिए वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ अच्छे से। ओके, आइए इसे समझने के लिए अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं। एक और क्रियाकलाप करके देख रहे हैं। देखो क्रियाकलाप 9.4। इस क्रियाकलाप के लिए कक्षा के सभी छात्र 3 समूह या दल बना ले। 3 समूह बना लीजिए। दलों के नाम A, B और C रख सकते हैं। आपको यह मालूम करना है कि किसी दिए गए स्थान पर पानी कितनी तेजी से मृदा में से नीचे चला जाता है। आपको ये देखना है किसके अंदर से कितनी तेजी से पानी नीचे की ओर चला। हम भी जब गमले के अंदर, तो गमले तो सभी ने देखे होंगे, जब उसको पानी देते हैं तो वो पानी ऊपर को ही रहता है, एकदम से नीचे चला जाता है। अगर सूखा, अगर गीला हो तो थोड़ी जाता है। ठीक है, अब ये देखो कितनी तेजी से जाता है। ये इनको करना है। इसके अंदर आपको एक खिलौने, आपको एक खोखले, बेलन अथवा पाइप की आवश्यकता रहेगी। क्या होगी, एक बेलन ले या खोखला या पाइप लें। ये सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक दल समान व्यास के पाइप का उपयोग करे। ऐसे पाइप प्राप्त करने के लिए दिए गए कुछ सुझावों पर विचार कर सकते हैं। ओके, यदि संभव हो तो एक माप के 3 छोटे टीन के डिब्बे लेकर उनकी तली को काट लें। 3 आपको वो लेने हैं टीन के डिब्बे, उनकी तली को काट लेना है। यदि पीवीसी पाइप लगभग 5 सेंटीमीटर व्यास का उपलब्ध हो तो इसके 20 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े काट लें और उनका उपयोग करें। देखो जैसे चित्र 9.5 में दिखा रहे हैं। अतः स्वतंत्र दर को मापना। जिस स्थान से आप मृदा एकत्रित करें वहां पाइप को लगभग 2 सेंटीमीटर की गहराई तक धंसा कर लगा दें। आपने जहाँ से भी मिट्टी ली है वहाँ पे आपको ये पाइप को लगा देना, जैसा कि ये आपको दिखाई दे रहा है चित्र 9.5 में। पाइप में धीमे धीमे 200 ml जल डालिए। ठीक है, 200 ml जल को मापने के लिए आप किसी भी 200 ml की खाली बोतल का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा, तो आप वो लिखा हो रहता है ना 200 ml की बोतल है, तो उसका उपयोग करना है। उस समय को नोट कर लें जब आपने जल डालना आरंभ किया था। आपको समय भी देखना है। अब जब सारा जल भूमि द्वारा अवशोषित अर्थात अतःस्थित हो जाए और पाइप खाली हो जाए तो पुनः समय नोट करिए। आप जब सारा डाल लें जल और क्या कहते हैं कितनी देर में वो नीचे जाता है, उस समय को आपको क्या करना है, नोट करना है। यह ध्यान रखें कि पाइप में डालते समय पानी न तो छलके और न ही पाइप से बाहर गिरे। 200 ml जल के मृदा में अतः संवर्धित होने में लगने वाले समय के आधार पर अतः संवर्धन दर की गणना निम्नलिखित सूत्रों के द्वारा कीजिए। आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। देखो, अतः संवर्धन दर ml/मिनट और जल की मात्रा अतः संवर्धन अवधि। ठीक है, कितनी उसने टाइम लिया। अब देखो उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी नमूने में 200 ml जल के अतः संवर्धन में
20 मिनट लगते हैं, तो कैसे निकालेंगे? दर निकालने के लिए 200 डिवाइड बाय 20, तो क्या आएगा? 10 ml प्रति मिनट। आपने दल द्वारा लिए गए मृदा के नमूने में अतः स्वतंत्र दर की गणना कीजिए। आपने निष्कर्षों की तुलना अन्य दलों के मृदा के नमूनों को अतः स्वतंत्र दर से कीजिए। मृदा के नमूने को अतः स्वतंत्र दर के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए, ऐसे आपको बताना है। अब ये हम आगे पढ़ेंगे 9.5 मृदा में नमी। क्या आप कभी ग्रीष्म काल में किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान से होकर गुजरे हैं? तो वहाँ पे क्या होती है, जब आप ग्रीष्म काल में गर्मियों के दिनों में दोपहर को जाते हैं तो जो ऊपर से आपको जो मिट्टी है वो कैसी दिखाई देती है? एकदम सूखी सूखी। पर अगर आप उसको थोड़ा सा खोद कर देखोगे नीचे की ओर, तो उसके अंदर क्या होता है, थोड़ी थोड़ी वो गीली गीली आपको दिखाई देगी। तो उसे क्या कहते हैं हम? नमी। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमें ऊपर से तो दिखाई देता है कि बिल्कुल सूखी हुई है, परंतु अंदर जो होता है वो नमी बरकरार रहती है। अगर हम एक दिन पानी ना दें पौधों को तो आपको भी ऐसा लगता है उसको कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अगर 2-3 दिन लगातार ना दे पानी किसी पौधे को तो वो मुरझाने लग जाता है ना। तो वो इसी कारण से होता है, क्योंकि अंदर तक उसका पानी खत्म हो जाता है। ठीक है। संभवतः आपने देखा होगा कि जमीन के ऊपर की वायु कंदपित हो रही है, अर्थात ऐसा दिखता है जैसे गर्म वायु वैसे ही ऊपर उठ रही है। आपने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में कि जो गर्म वायु है वो क्या होती है? ऊपर की ओर उठती है, जैसे आग के अलाव से उठती है। ऐसा क्यों होता है? इस क्रियाकलाप द्वारा हम इसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। हम ये एक्टिविटी करके देखेंगे। जैसे देखो क्रियाकलाप 9.5, एक क्वथन नली लीजिए। आपको क्या करना है? क्वथन नली लेनी है, इसमें 2 चम्मच मिट्टी मिलाइए। आपको क्या करना है? अब इसके अंदर 2 चम्मच मिट्टी के मिलाने हैं। इसे कुछ समय तक किसी लौ पर गर्म कीजिए। फिर आपको इसको क्या करना है? गर्म करना है। अब क्वथन नली का परीक्षण कीजिए। अब आपको देखना है, जैसा कि चित्र देखो 9.6 में दिखाया। आइए हम देखते हैं कि गर्म करने पर क्या होता है। मृदा से नमी हटाना। मृदा में से ऐसे नमी हट जाएगी। देखो जल की बूंदे ऊपर की और ये क्या है? क्वथन नली। और ये क्या? मृदा का नमूना और ये बर्नर। ओके। अब क्या आपको कहीं जल की बूंदें दिखाई देती हैं? यदि हाँ तो किस स्थान पर? ऊपर की ओर दिखाई दे रही है ना आपको। वो किस लिए जल की बूंदें दिखाई दे रही है? जो गर्म जल वाष्पित हुआ है वो ऊपर छोटी छोटी बूंदों के रूप में आपको दिखाई देगा क्वथन नली के। गर्म करने पर मृदा में से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है। ठीक है। ऐसे ही हमने पढ़ा था गर्म जो हवा होती है वो ऊपर की ओर उठती है। ऐसे ही जो आपको भाप दिखाई देती है वो एक हवा का ही तो रूप होती है ना। और क्वथन नली के ऊपर भाग की अपेक्षाकृत ठंडी भीतरी दीवार पर संगित हो जाता है। गर्म दिनों में मृदा से जल के वाष्पन के कारण ऊपर उठती जल वाष्प वायु को अपेक्षाकृत संघन बना देती है। इससे सूर्य के प्रकाश में परिवर्तन के कारण मृदा के ऊपर की वायु हमें कंदपित प्रतीत होती है। मृदा को गर्म करने के बाद इससे क्वथन नली में से बाहर निकाल दें। अब क्या करना है आपको? इसको उस नली में से बाहर निकाल देना है। इसकी तुलना उस मृदा से करें जिसे गर्म नहीं किया गया था। दोनों के बीच में अंतर नोट करें। अब देखो जो मृदा हमारे पास बाहर पड़ी है थोड़ी सी, उससे इसको देखना है, उसमें और इसके अंदर अंतर दिखाई देगा आपको। और वो देखना है कि वो कैसा अंतर होगा। जब आप मिट्टी को ऐसे गर्म करें तो वो चिकनी चिकनी सी दिखाई देगी आपको, और जो बाहर वाली है वो थोड़ी सूखी सूखी सी दिखाई देगी। ठीक है। और इसके अंदर पानी की मात्रा भी अधिक हो जाएगी, इसीलिए एकदम ये चिकनी चिकनी से आपको महसूस होगी।
अब आगे पढ़ेंगे 9.6 मृदा द्वारा जल का अवशोषण। क्या सभी प्रकार की मृदा समान मात्रा में जल का अवशोषण करती है? आइए यह जानने के लिए क्रियाकलाप करते। क्या सारी ही जो मृदा होती है सभी प्रकार की वो एक जैसा जल को सोख लेती है? नहीं, अलग अलग मात्रा में जल को सोख पाती हैं। बाकी हम इस क्रियाकलाप 9.6 के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं। प्लास्टिक की एक कीप लीजिए। फिल्टर पत्र अथवा समाचार के कागज का एक टुकड़ा लेना है, लेकर उसे मोड़कर चित्र 9.7 के अनुसार कीप में लगा लीजिए। ठीक है। किसी मृदा के शुष्क पाउडर का 50 ग्राम तोलकर उसे कीप में लगाएं। ये फिल्टर पत्र में डालिए। किसी मापन सिलेंडर में जल लेकर उसकी माप नोट कर लीजिए। ओके, उसका क्या करना है आपको? माप को नोट करना है। फिर आप इस जल को बूंद बूंद करके कीप में रखी मृदा में डालना है आपको। ओके, फिर आगे क्या है? अब आप इस कार्य के लिए ड्रॉपर का भी उपयोग कर सकते हैं। सारा जल एक ही स्थान पर न गिराकर उसे पूरी मृदा पर डालिए। आपको पूरी ही मृदा पर डालना है उसको, और जल डालना तब तक जारी रखिए जब तक यह रिस कर कीप से नीचे गिरना आरंभ न कर दे। जब तक आपको जल डालना है जब तक ये बाहर नीचे की ओर ना निकलने लगे। ऐसे ही आपने कभी देखा होगा जो हमारे घर पे पौधे होते हैं, जब उसके अंदर 2-3 दिन तक लगातार बारिश का पानी जाता रहता तो उसके नीचे से पानी रिसना शुरू हो जाता है ना। तो वो क्या होता है, मतलब अब और जो मृदा है वो और जल नहीं सोख पा रही है, इसीलिए वो बाहर की ओर निकलने लगता है। मापन सिलेंडर में बचे जल को मापकर उसे आरंभित माप में से घटा लें, जिससे आपको मृदा द्वारा धारण किया गया जल का आयतन ज्ञात हो जाएगा। अपने परिणामों को नोटबुक में नोट कीजिए। ऐसा आपको नोटबुक में लिखना है। देखो, ड्रॉपर, कीप, फिल्टर पत्र, बीकर। ठीक है। 9.7 में क्या है? मृदा में जल का अवशोषण। अब देखो, मृदा का द्रव्यमान भार 50 ग्राम, मापन सिलेंडर में जल का आरंभिक आयतन मिलीलीटर, और मापन सिलेंडर में जल का अंतिम आयतन मिलीलीटर के अंदर आएगा। फिर आपने मृदा द्वारा अवशोषित जल का आयतन कैसे निकालना है? U-V। ओके, फिर मृदा द्वारा अवशोषित जल का द्रव्यमान U-G। तो अगर उसने 1 ml जल द्रव्यमान 1 ग्राम के बराबर होता है। अब अवशोषित जल का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? U-V मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 50। ऐसे आपको पता चल जाएगा कि कितने % उसने जल को सोखा है। इस क्रियाकलाप को मृदा के विभिन्न नमूनों के साथ दोहराइए। अलग अलग आपको जो विभिन्न प्रकार की मृदा होती है उनके साथ करके देखना है। क्या आपको सभी नमूनों के लिए समान परिणाम प्राप्त होगा? नहीं होगा, सबके लिए अलग अलग रिजल्ट आएंगे। इसके लिए परिणामों पर अपने मित्रों के साथ चर्चा करिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिख दीजिए। किस प्रकार की मृदा की अंतःस्वतन दर सबसे अधिक है? ये बताना है। सबसे अधिक किसकी होगी वो आपको लिखनी है। जब आप करेंगे तो उसे आपको पता चलेगा। किस प्रकार की मृदा की दर सबसे कम है? किसकी कम है वो आपको इसके अंदर बतानी है। बूजो ने अपने पड़ोसी से सुना कि वर्षा के 8-10 दिन बाद तालाब अथवा कुएं में जल का स्तर है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। किस प्रकार की मृदा में जल सबसे कम समय में और सबसे अधिक मात्रा में अंतर्स्रावित होकर कुएं तक पहुंचेगा? ओके, अब देखो आगे क्या है। किस प्रकार की मृदा सबसे अधिक मात्रा में जल धारण करती है और किस प्रकार की मृदा सबसे कम, ये आपको बताना है। क्या आप कोई और विधि बता सकते हैं जिससे अधिक वर्षा जल असंचित होकर
भौम जल तक पहुंच जाए। आपको अगर आपके माइंड में कोई और आती है तो वो भी आप इसमें बता सकते हैं कि हम कैसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना माइंड भी लगा के देखो कि इसमें आपको क्या महसूस होता है कि हम इस तरह से करें तो भी हमें रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, ट्राई करके देखना। देखो आगे क्या है, 9.7 मृदा और फसलें। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा मिलती है, पता है आप सभी को। कुछ क्षेत्रों में मृण्मय मृदा, कुछ में धूमट्टी मृदा, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में बुलाई मृदा पाई जाती है। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा मृदा प्रभावित होती है। ये कुछ प्रमुख जलवायु जलवायु संबंधी कारक है जो मृदा परिच्छेदिका और प्रभावित करते हैं और मृदा संरचना में परिवर्तन लाते हैं। जल व्यापी कारक तथा मृदा के घटक सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पति तथा फसलों की किस्मों का निर्धारण भी करते हैं। अब आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह की जो मृदा होती है वहाँ पे अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ उगाई जाती है ना। जैसे हमारे यहाँ आसपास क्या आपको देखने को सबसे अधिक मिलेगा, गेहूँ, बाजरा, चावल, ये दिखने को मिलेगा, है ना। अब जैसे कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, सेब है ना, ऐसे ऐसे फ्रूट्स हैं वो आपको सब वहाँ पे मिलेंगे। और जैसे हमारा क्या कहते हैं खाने की वस्तुओं में प्याज इत्यादि, इसकी खेती किधर होती है, नासिक होती है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी अलग है ना। राजस्थान साइड वहाँ पे आपको इस चीज़ की खेती मिलेगी। ओके, ऐसे ही अलग अलग मृदा में हमें अलग अलग वनस्पतियाँ मिलती हैं। मृण्मय और धूमटी मृदा दोनों ही गेहूं और चने जैसी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अब देखो, मृण्मय और धूमटी ऐसी दो मृदा हैं जिसमें आसानी से हम गेहूं और चने की खेती कर सकते हैं। ऐसी मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होती है। ठीक है, धान के लिए मृत्तिका एवं जैव पदार्थ से समृद्ध तथा अच्छी जल धारणा क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है। जब हमें धान लगाना होता है, धान को अधिक मात्रा में जल चाहिए, तो उसके लिए ये वाली मृदा अच्छी होती है। मसूर और अन्य दालों के लिए धूमटी मृदा, जो मसूर और दाल वगैरह हैं उनके लिए धूमटी, ठीक है, मृदा की आवश्यकता होती है, जिनमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है। कपास के लिए बुलाई धूमट अथवा धूमट मृदा अधिक उपयुक्त होती है, जिसमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है और जो पर्याप्त परिमाण में वायु को धारण करती है। अब ये देखो क्या है, जो जी है वो ग्राम, केजी, किलोग्राम वास्तव में द्रव्यमान के मात्रक हैं। 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार 1 ग्राम भार होता है तथा 1 किलोग्राम द्रव्यमान वस्तु का भार 1 किलोग्राम भार होता है। यद्यपि दैनिक जीवन में और व्यंजनिक और योग में द्रव्यमान और भार के बीच समानता अंतर नहीं किया जाता। द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है, यह आप उच्च कक्षा में पढ़ेंगे। क्या अंतर होता है ये आपको नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा। अब देखो, गेहूं जैसी फसलें क्या करती हैं, महीने मृण्मय मृदा में उगाई जाती हैं, क्योंकि वह ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वर होती हैं। अपने शिक्षक, माता पिता और अपने क्षेत्रों के किसान से वहाँ की मृदा के प्रकारों और क्या करना है आपको, और उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। उपलब्ध जानकारी को सारांश 9.2 में लिखिए। ठीक है, अब ये देखो क्या होता है, जो हमारे क्षेत्र की मृदा है आसपास की, उसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, गेहूँ, बाजरा, ये सब की खेती देखने को मिलती है, चने की। ओके, आप थोड़ी दूर चले जाओगे वहाँ पे आपको दालों की मिलेगी। किधर कहीं थोड़ी और दूर चले जाओगे तो वहाँ पे क्या चावल की, है ना,
तो ऐसे ऐसे जो अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग मृदा होती है, इसीलिए वहाँ पे अलग अलग हम अनाज को उगा सकते हैं, जो कि हमारे लिए अति आवश्यक है। ठीक है, किसान भी उसी पर निर्भर रहता है। अब ये कह रहे हैं कि जैसे जो गेहूँ होती है वो सर्दियों के समय लगाई जाती है और गेहूँ को इतना पानी नहीं चाहिए होता। जो भी सर्दी में पानी होता है और वो उसमें ह्यूमस बनाए रहता है, ठीक है, वो उसको सड़ने नहीं देता, उस पौधे को नमी बरकरार रहती है, तभी हमारे को अच्छी गेहूँ मिलती है। अब गर्मियों में क्या होता है, जो चावल होता है, धान को पानी चाहिए होता है और गर्मी भी होती है, और जो पानी अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो सड़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हमें अधिक मात्रा में उसको पानी देना होता है। गेहूं को इतना पानी नहीं देना होता, गेहूं की फसल को, चावल की फसल को देना होता है। एक केस अध्ययन करते हैं। जॉन, रशीदा और राधा मध्य प्रदेश में सोहागपुर नामक स्थान में लीलाधार दादा और संतोष मालवीय के घर गए। ठीक है, लीलाधार दादा सुराही, मटका, कुल्हड़ आदि बनाने के लिए मिट्टी तैयार कर रहे थे, जैसा आपको चित्र 9.8 में दिखाई दे रहा है। उन तीनों ने लीलाधार दादा से उनके कार्य के विषय में बातचीत की। जॉन, आप मिट्टी कहाँ से लाए हैं? दादा, हम किसी बंजर भूमि से काली मिट्टी लाते हैं। कहाँ से लाते हैं? किसी बंजर जमीन से। राधा, मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है? वो पूछ रही, कैसे तैयार करते हो फिर आप? दादाजी क्या कहते हैं? सूखी मिट्टी को किसी बड़ी टंकी में डालकर उसमें से कंकर पत्थर आदि बीन लिए जाते हैं। कंकर पत्थर हटा देने के बाद मिट्टी को लगभग 8 घंटे के लिए भिगो दिया जाता है। इतनी देर के लिए उसको भिगो देते हैं। इस मिट्टी में घोड़े की लीद की कुछ मात्रा मिलाकर उसे गूंथ लिया जाता है। ओके, फिर क्या होता है? गूंथी हुई मृदा को चौक पर रखकर उचित मनचाहा आकार दे दिया जाता है। किसी वस्तु को अंतिम स्वरूप देने के लिए हाथ का उपयोग किया जाता है। अंत में उसको क्या करते हैं? हाथ से उसका आकार सही करते हैं। इस प्रकार बनाई गई वस्तुओं को 2 से 3 दिन तक सुखाने के बाद उनकी रंगाई की जाती है। उसके बाद 2 या 3 दिन सूखने के बाद उसको क्या करते हैं? वो कलर करते हैं। शुष्क वायु में सूखने के बाद सभी वस्तुओं को उच्च ताप पर भट्टी में पकाया जाता है। फिर उसको क्या करते हैं? भट्टी में पकाते हैं। रशीदा, मृदा में घोड़े की लीद क्यों मिलाई जाती है? वो बता रहे हैं घोड़े की लीद क्यों मिलाते हैं। दादा, पकाने के प्रक्रम में घोड़े की लीद जल जाती है, इससे मृदा के पात्रों में सूक्ष्म छिद्र रह जाते हैं। मिट्टी के जो बर्तन हैं उसके अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे हवा उसके अंदर से गुजरती रहती है। तभी हम कहते हैं ना, मटके का जल अति शीतल होता है। तो इसी कारण से होता है, क्योंकि उसमें नमी बरकरार रहती है। इसी कारण मटके और सुराही में भी जल अंतःस्रावित होकर उनकी भारी सतह तक आ जाता है। ठीक है, वहाँ से वह वाष्पित हो जाता है, जिससे घड़ा या सुराही में रखा जल ठंडा हो जाता है। दादाजी ने बताया कि सोहागपुर में बनाई सुराही और मटके दूर दूर तक प्रसिद्ध है। ओके, मिट्टी के बर्तन बनाने के देखो चित्र दिखाया। अब देखो, मृदा अपरदन, जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपरदन कहलाता है। पादपों की जड़ें मृदा को मजबूती से बांधे रखती हैं। पादपों की अनुपस्थिति में मृदा ढीली हो जाती है, इससे यह पवन और प्रवाही जल के साथ बह जाती है। मृदा का अपरदन मूलस्थल अथवा बंजर भूमि जैसे स्थानों पर अधिक होता है, जहाँ की सतह पर बहुत कम अथवा कोई वनस्पति नहीं होती है। अतः वृक्षों की कटाई और वनमूलन को रोका जाना चाहिए और हरित क्षेत्रों में बढ़ने के प्रयास किए जाने चाहिए। अब देखो आगे क्या है। धान के रोपण के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त है? ऐसी मृदा जिसकी अंतरण दर अधिक हो अथवा जिसमें यह दर कम हो। जिसमें अधिक हो उसी में होगी ना। अब देखो,
ये सारणी बनानी है आपको और इसमें मृदा का प्रकार लिखना है। मृन्मय, धूमटी, ठीक है, ऐसे चिकनी मिट्टी ऐसे लिखोगे। उगाई जाने वाली गेहूँ, चावल, बाजरा ऐसे बताना है आपको। इसके अंदर आपको सारणी तैयार करनी है। अब देखो पहली क्या पूछ रही है बुझों से, अंतःस्राव दर और जल धारण करने की क्षमता में क्या अंतर होता है। बुझो लगता है तुमने जो पहले पढ़ा था उसे भूल गए हो, पाठ को दोबारा पढ़ो, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। तुम भूल गए हो, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। ओके, अब देखो प्रमुख शब्द क्या है। मृन्मय, ह्यूमस, धूमटी, अंतःस्राव, आर्द्रता, बुलाई, जलधारणा, संस्तर स्थिति, अप्रदन, मृदा परिच्छेदिका, मृत्तिका। आपने क्या सीखा। मृदा पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। किसी स्थान की मृदा परिच्छेदित का वहाँ की मृदा की विभिन्न परतों का परिच्छेद होती है। यह परतें संतर स्थिति कहलाती है। मृदा विभिन्न प्रकार की होती है। मृन्मय, धूमटी, बुलाई। ओके, विभिन्न प्रकार की मृदा में जल की असंतुलता दर भिन्न भिन्न होती है। यह दर बुलाई मृदा के में सबसे अधिक और मृन्मय मृदा में सबसे कम होता है। मृन्मय में क्या होता है, सबसे कम, बुलाई में सबसे ज़्यादा। और क्या है इसके अंदर, ये देखो, विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने के लिए विभिन्न प्रकार की मृदा का उपयुक्त होता है। मृत्तिका चिकनी मिट्टी और धूमट मृदा गेहूं, चना और धान को उगाने के लिए उपयुक्त होती है। कपास के लिए बुलाई धूमट मृदा में उगाया जाता है। मृदा अपने में जल को रोके रखती है, जिससे मृदा आर्द्रता या मृदा नमी कहते हैं। मृदा की जल को रोके रखने की क्षमता या जल धारण क्षमता विभिन्न फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। मृत्तिका चिकनी मिट्टी का उपयोग बर्तनों, खिलौनों और मूर्ति को बनाने के लिए किया जाता है। अब आपको अभ्यास करना है। जो प्रश्न 1 और 2 है उसमें सबसे उपयुक्त उत्तर को चिन्हित करना है। पहला क्या है, शैल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं वायु और जल, जल और पदार्थ, खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल वायु और पदार्थ। ग आएगा खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल। दूसरा क्या है, जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है बुलाई मृदा में, मृन्मय मृदा में, धूमटी मृदा में, बालू और धूमट के मिश्रण में। बुलाई मृदा में। अब देखो तीसरा क्या है, कॉलम ए में दी गई वस्तुओं को कॉलम बी में दी गई गुणों से मिलान कीजिए। कॉलम ए और कॉलम बी। क क्या है, जीवों को आवास देने वाली। ख क्या है, मृदा की ऊपरी परत। ग क्या है, बुलाई मृदा, ठीक है। घ क्या है, मृदा की मध्य परत। च मृन्मय मृदा। तो क्या आएगा, जीवों को आवास देने वाली सभी प्रकार की मृदा। मृदा की ऊपरी जो परत है वो क्या होती है, बताओ। और बुलाई मृदा में क्या आएगा, मृदा की जो ऊपरी परत है वो गहरे रंग की। अब जो बुलाई मृदा है उसके क्या होते हैं, बड़े कण हैं। और मृदा की मध्य परत ह्यूमस की कम मात्रा। मृन्मय मृदा छोटे कण, ऐसे। ओके, ऐसे मैच करना है आपको ये। अब चौथा प्रश्न है, समझाइए कि मृदा कैसे बनती है। आपको समझाना है कि मृदा बनती कैसे है। आसानी से आप समझा सकते हैं ना कैसे बनती है। अब देखो, मृन्मय मृदा में किस प्रकार की फसलों के लिए उपयोगी होती है, जो 5वां प्रश्न है के अंदर। धूमट मृदा जैसे गेहूँ, चना, धान फसलों को उगाने में यह हमारे लिए उपयोगी रहती है। अब देखो छठा क्या है, मृन्मय मृदा और बुलाई मृदा के बीच अंतर बताना है आपको। बुलाई जो मृदा होती है उसमें जल का जो स्तर होता है वो अधिक होता है, और जो मृन्मय मृदा होती है उसमें क्या होता है, कम होता है। ओके, ऐसा आपने मैच देम में भी पढ़ा था ना, मृन्मय मृदा में कम और बुलाई में ज़्यादा। आप देखो, और जो 7वां प्रश्न है, मृदा के अनुपस्थित काट का चित्र बनाइए और विभिन्न परतों के नामांकित। जो ऊपर आपको चित्र दे रखा था ना, जो परतें बना रखी थी, उनको बनाना है, इसके अंदर उसका नाम लिखना है। आप देखो 8वां जो प्रश्न है,
राजिया ने खेत के समतल दर से संबंधित एक प्रयोग किया। उसने देखा कि उसके द्वारा दिए गए मृदा के नमूने में 200 ml जल को असंक करने के लिए 40 मिनट लगे। अब इसको आपने बताना है कैसे करेंगे। आपको क्या करना है, इसको करके देखना है और आपको आंसर बताना है कैसे आप इसका आंसर देंगे। ठीक है, वो फॉर्मूला लगाना है आपको U-V और नीचे क्या था 50 लिखा था ना और मल्टीप्लाई 100। इसी तरह से आपको इसको करना है। इसका आंसर कैसे आएगा मैं बताती हूँ। इसको आपको करना है 200 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 500। और फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। इस तरह से इसका आंसर आएगा। और देखो अगला क्या है, निम्नलिखित वर्ग पहेली को दिए गए संकेतों से सहायता से हल करना है आपको। ये पहेली देखिए, सीधे इसके बने थैले के अपशिष्ट से मृदा का प्रदूषण होता है। आपको बताना है किससे होता है। प्लास्टिक से बने, ठीक है, आपको वो इसके अंदर लिखना है कि इस प्रकार की मृदा के सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है, जैसे वो बताया था ऊपर में है ना, इस तरह से। और वो इस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म तथा बड़े कणों की मात्रा लगभग समान होती है, वो आपको बताना है। ये सब पता है ना आपको। मृदा, ये आपको खुद करना है। मृदा प्रच्छेदिका की परत वनस्पति न होने पर यह मृदा को उड़ा ले जाती है, तो आपको बताना है इसके अंदर। इस प्रकार की मृदा सुवातित एवं शुष्क होती है, वो भी किस मृदा द्वारा पानी को रोकने की क्षमता, ये आपको करना है। ठीक है, ऊपर से नीचे इसको फिल करना है। 2 नंबर पे देखो, भूमि की ऊपरी परत जो पौधों के आधार प्रदान करती है, वो पवन तथा प्रवाही प्लास्टिक के कारण मृदा पर क्या प्रभाव होता है ये बताना है। छठे में लिखना है मृदा में जल अवशोषण की प्रक्रिया, किसी स्थान की मृदा को काट प्रच्छेदिका, ये आपको सब बताना है। अब देखो विस्तारित अधिगम क्रियाकलाप और परियोजना कार्य आपको करना है। जो पहला क्या है, भूजो कच्ची और पकी हुई मृदा के बीच के अंतर को जानना चाहता है। पता लगाए कि मटका बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मृदा मूर्तियां बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मृदा से किस प्रकार भिन्न होती है। ठीक है, ये आपको बताना है कैसे होती है। अब देखो दूसरा क्या है, पहेली चिंतित है, वह अपने घर से ईंट और भट्टे को देख सकती है। जहाँ ईंटें बनती थी भट्टी में से बहुत अधिक धुआं निकलता था। उसने बताया था कि ये प्रॉपर्टी मूर्तियाँ और ईंटें बनाने के लिए सबसे अच्छी गुणवत्ता की चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। सबसे पहले चिकनी मिट्टी होती है, फिर उसको आकार देते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर भट्टे में उसको पकाते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, इससे हमारी फिर बिल्डिंग्स तैयार होती हैं उन ईंटों से। उसने देखा है कि इमारतों के निर्माण के लिए ट्रक भर भर कर ईंटें ले जाती हैं। उसे आशंका है कि इस दर की ईंटों का निर्माण करने से यहाँ मिट्टी नहीं बचेगी। क्या आशंका उचित है? इस समस्या के बारे में अपने माता पिता, शिक्षकों से और अपने क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों से चर्चा करके बताइए। ऐसा नहीं, अभी तक तो हुआ नहीं, आगे कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। जो तीसरा है, मृदा के एक नमूने में आर्द्रता की मात्रा का पता लगाने का प्रयास कीजिए। एक विधि नीचे दी गई है, देखो 100 ग्राम मृदा लीजिए, ठीक है, इसे धूप में समाचार पत्र पर 2 घंटे तक सूखने दें। इस क्रियाकलाप को दोपहर में करना सबसे अच्छा रहेगा। ध्यान रखें कि मृदा समाचार पत्र से बाहर न गिरे। इसे सूखने के बाद पुनः इसको तौलिए, फिर से तौलना है तो ये आपको कम प्रतीत होगी। अब सूखने से पहले और इसके बाद मृदा के भार में आपको 100 ग्राम मृदा के आर्द्रता या नमी की मात्रा मालूम हो जाएगी। ठीक है, उससे आर्द्रता की प्रतिशत मात्रा आपको पता चल जाएगी। ये देखो ऐसे करना है। मान लीजिए शुष्क के बाद मृदा के नमूने का भार 10 ग्राम कम हो गया, तो मृदा में आर्द्रता का प्रतिशत कैसे मांगोगे? आर्द्रता का भार और मूल भार उसको 100 से गुना कर देंगे।
इस उदाहरण में मृदा की आर्द्रता प्रतिशत क्या है? 10 × 100 / 100, तो 10% आएगी। क्या आप जानते हैं उत्तर भारत की अनेक नदियां हिमालय क्षेत्र से निकलकर मैदानी क्षेत्र की ओर बहती हैं। ये नदियां अपने साथ अनेक प्रकार के पदार्थ लाती हैं, जिनमें गाद, मृत्तिका, चिकनी मिट्टी, बालू और बजरी सम्मिलित है। इन पदार्थों के मिश्रण को जलोढ़ मृदा कहते हैं। उत्तर भारत के मैदानों में नदियां अपने साथ लाई गई जलोढ़ मृदा को निक्षेपित कर देती हैं। यह मृदा बहुत उर्वर होती है। इसी कारण इस क्षेत्र की कृषि उपज भारत की लगभग आधी जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। थैंक यू। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी ना समझ आए तो आप बच्चे इसके अंदर नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।